ऐसे हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उनके किस्मत की बात है, समझे? और वैसे भी उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे मुझे भी एक काम है, अनिका आएगी तो हमें एक गैदरिंग के लिए जाना है। अच्छे से तैयार हो जाना, वहां मुझे किसी से कोई एक बात भी नहीं सुननी पड़े। हाँ, जहां होशियारी दिखानी चाहिए वहां तो दिखाता नहीं है। पड़ा आया मुझे सिखाने। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट्स फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिका उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। 2 सालों में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशखबरी सुनने नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका से इस बारे में नहीं पूछा था, लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था और यही वजह थी कि इतना सब खेल खेलने की जरूरत पड़ी। चित्रा तो वहां से चली गई थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें चल रही थी। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। भला अब इसमें गलती नक्श की कैसे हुई? लेकिन जब इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया। यहाँ तक कि चित्रा नक्श के परिवार वालों पर ही शक करने लगी। नक्श जानता था कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिताजी की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा था। नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी थी, जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो अच्छा फील होगा, और वहां जाने के लिए उसे एकदम नाइसली ड्रेस्ड होना जरूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी। ले देकर उसके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अपने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधे होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था। और आज नक्श के क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी भी यही होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ कंफ्यूज्ड हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ओए नक्श, रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। उस लड़के को देखते ही खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष! नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिन बाद अपने दोस्त को देखा था। हर्ष नक्श का ही क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियां भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। उसकी दीवानगी की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियां पड़ी थी, लेकिन हर्ष हर किसी को घास नहीं डालता था। अरे वाह, तेरी गाड़ी है? हाँ यार, अरे कमाल है, तेरे बालों के साथ ये गाड़ी भी बड़ी हो गई। काफी महंगी होगी ना? नहीं यार, सिर्फ 50 लाख की है। बस 50 लाख? चलना यार, तू छोड़ना, चल अंदर चल। अपनी अमीरी का दिखावा कर